become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India every Friday at 7 p.m. in Hindi and 10 p.m. in English on DD National. डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन के एक नए अंक में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। बता दें आज के हमारे इस कार्यक्रम में रहेगा कुछ खास। जी हां, बात होगी महिला सशक्तिकरण की। हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, खेती किसानी का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। तो हमारे विज्ञान और किसान सेगमेंट में बात होगी महिला सशक्तिकरण की। कृषि स्टार्टअप में मुलाकात होगी हमारी सफल महिला किसान से और फिर आपको बताएंगे हमारी सरकार की कुछ अहम योजनाओं के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे देश की जो महिलाएं हैं या फिर कहीं कृषि विज्ञान केंद्र की जो हमारी वैज्ञानिक गण हैं वो किस तरह से अन्य लोगों को प्रशिक्षित करके यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। आइए सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा की डॉक्टर प्राची पटेल से करवाते हैं आपकी मुलाकात। मैं प्राची पटेल, होम साइंस साइंटिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा पे स्थानांतरित हूँ और मैं वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए वहाँ पर रोजगार की ट्रेनिंग देती हूँ, जिसमें हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग वहाँ पर चल रही हैं और आगे समय में चलती रहेंगी। कुछ जो हमारी पुरानी ट्रेनिंग्स वहाँ पर हुई हैं जिसमें ये वर्ली आर्ट पे हमने मटकों पे करवाई है, जैसे कि दशहरा, दिवाली, करवा चौथ, इस टाइप के त्यौहार होते हैं तो अलग अलग त्यौहार पर रोजगार वो अपना स्टॉल लगा के बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही ये बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई हैं जिसमें ये वर्ली आर्ट थी और ये मंडला आर्ट है जो मेरा थोड़ा सा पैशन है एक बेस, जिसपे हम आगे आने वाले पे टाइम में क्या बोलते हैं ट्रेनिंग कराएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं गांव में इन चीज़ों का प्रचलन इतना नहीं है, बट शहर में हम क्या होता है डेकोरेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इस टाइप की पेंटिंग्स जो है मतलब हमारे लिए उसके लिए मे भी कम वैल्यू हो, बट जो शहर है, जो बड़ा आदमी मतलब शहरों में रहता है उसके लिए इसकी पेंटिंग्स की वैल्यू बहुत है, क्योंकि हमें दिखाना होता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये पेंटिंग्स जो हमारी हम कम से कम लागत में बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में बेच सकते हैं। तो इस तरह से इस टाइप की पेंटिंग्स करके भी औरतें अपना रोजगार एक स्थापित कर सकती हैं और ऑनलाइन माध्यम से या स्टॉल्स लगा के या दुकानें खोल के उन जगहों पर अपना सामान बेच सकते हैं। और ऐसे ही हमारे से जुड़े हुए जो एफपीओज है जो अपनी तकनीकी सहायता लेके हमारे यहाँ से काम कर रहे हैं, जिसमें दो क्या बोलते हैं एफपीओ चल रहे हैं, जिसमें पहला है सारथी किसान, जिसने यहाँ पर ऑर्गेनिक मतलब क्या बोलते हैं खेती करके विनेगर बनाया हुआ है। आइए अब आपको ले चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर और वहां की डॉक्टर शालिनी सिंह से आपकी मुलाकात करवाते हैं। औषधीय पौधों की खेती और उसकी ट्रेनिंग के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं।
किसान भाइयों, मैं आज आपके समक्ष मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि औषधीय प्लांट्स के बारे में बताने और उनकी गुणवत्ता और उनके महत्व के बारे में बताने के लिए यहाँ आपके समक्ष हूँ। औषधीय पौधे वो होते हैं जो कि हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सोर्स होते हैं, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट रिच कार्य देते हैं। जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट रिच जो सोर्स होता है वो क्या करता है कि जो हमारी शरीर में एकल कोशिकाएं होती हैं उनको विलुप्त करता है, उनको हटाता है। यानी कि आपके जो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा कि वो आपके जो शरीर में जो अच्छी क्रियाएं होंगी उनको रोकेगा, आपके बुढ़ापे की तरफ आपके शरीर को ले जाएगा, घटक करेगा आपके शरीर के जो कोशिकाएं हैं, जो मूलवर्धक क्रियाएं हैं उनको रोकेगा, जिसमें औषधीय पौधों का बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे कि आप सभी ने देखा था कि कोरोना काल में हम सभी ना कि किसी एंटीबायोटिक या किसी वैसे चीज़ों को ना लेते हुए हम क्या कर रहे थे, गिलोय का प्रयोग कर रहे थे, हम एलोवेरा के जूस का प्रयोग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को, हमारी जो इससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो औषधीय पौधे जैसे कि आपके ग्वारपाठा हो गया, आपका सतावर हो गई, तुलसी हो गई। तुलसी जो कि हमारे घरों में काफ़ी, उसको अगर हम चाय में उपयोग करें। ग्वारपाठा की खेती आजकल बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश हमारे क्षेत्रों में हो रही है। जैसे ग्वारपाठा का क्या करते हैं, इसके तो एक ना अनेक ही मुख्य रोल हैं जो कि हमें लाभदायक, इसके एक ना अनेक लाभदायक हैं। इसकी पत्तियों से जो हमें सोर्स मिलता है, जो इसका गूदा होता है, उसको वो हमारे कॉस्मेटिक्स और आयुर्वेदा में इसका जो योगदान है उसका आप सभी के समक्ष मैं आपके लिए रखना चाहूँगी कि जो ग्वारपाठा जो एलोवेरा है वो क्या करता है, आप जनवरी माह जब ठंड होगा तब ना लगाएं। फरवरी के अंत से अक्टूबर नवंबर तक जब आपका पाला गिरना रात का चालू हो जाए तब ना लगाएं। इस माह में फरवरी के अंत से अक्टूबर माह तक आप इसकी खेती कर सकते हैं। खेती में क्या करना है आपको कि इसके लिए जो मिट्टी होगी वो आपकी रेतीली मिट्टी सबसे ज़्यादा लाभदायक है। अगर कुछ स्थानों पे दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती होती है, किंतु दोमट मिट्टी में इसका जो बेबी प्लांट होता है, जो छोटे पौधे होते हैं जिसको हम आगे प्रोपगेशन या आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो कम मात्रा में तैयार होते हैं। और सबसे बड़ी इसमें कि आपका ना तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि मिट्टी में पानी की मात्रा कम हो और जल ठहराव ना होना चाहिए। दूसरी बात, इसको आप जब ठंड का मौसम हो तब नहीं लगाना है। और तीसरी बात यह है कि अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो उसमें इसका जो उपज होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। और एक बार लगाने के बाद 5 साल तक किसान इससे लागत ले सकता है। तो आप आमदनी आपकी इसकी डबल आमदनी है। एक जो पत्ती होगी वो 3 रुपए से लेके 20 रुपए तक की, वो और जो उसके जो उसका कीमत होगी वो होती है उसकी चौड़ाई के। और जो इसके लिए जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी मुख्य प्रजाति है वो है एलोवेरा बार्बाडेंसिस। वो इसकी आप खेती कर सकते हैं, जिसमें आपको जब लगाते वक्त 1 बीघे में आप 12,000 तक पौधे तैयार कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान देना है कि 2 पौधे के बीच में दूरी जो हो वो 2 फुट की हो, ताकि आपके जो पत्तियां हैं वो विस्तार, वो अपना फैलाव ले सकें। और 1 साल में आप कम से कम 2 कटाई इसकी ले सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी जहाँ पे भी आयुर्वेदा से संबंधित आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं उनसे संबंधित आप इसका कच्चा माल आप इनको बेच के और इनसे आप अपनी जो आमदनी है इसको 2 गुना कर सकते हैं। और साल दर साल आप इसमें एक्सपर्टीज, टेक्निकल नॉलेज लेके आप इसको बढ़ा सकते हैं। और आप इसमें अपने घरों में भी आप इसका जूस का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मल कॉस्मेटिक्स ना बना के आप इसका सिंपल, आप इसके गूदे को आप इसमें थोड़े से धूप और छांव में रख के और उसको सुखाएंगे, मतलब इसको जब इसमें जेल पदार्थ बन जाएगा उसको आप यूज़ करके आप उसका इम्यूनिटी के लिए, इसमें बहुत ही बड़ा एंटीऑक्सीडेंट का ये स्रोत है जो कि आपकी एकल कोशिकाओं को ये हटाता है, जिसमें आपका जो बुढ़ापा है या जो आपका
बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको काफ़ी दर तक बढ़ाता है। आइए अब आपको ले चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शामली और वहां की काम्या सेन। किस तरह से जैव मुरब्बा तैयार किया जा सकता है, कैसे उसकी मार्केटिंग की जा सकती है, इसके बारे में क्या जानकारी दे रही हैं, उन्हीं से जानते हैं। आज जो हमारा विषय है कि महिलाओं को हम किस तरीके से सशक्त करें कि वो आने वाली जो पीढ़ी है उनको संतुलित आहार दें और जिससे वो स्ट्रांग हो सकें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो आज के हमारे बच्चे हैं वो कल का भविष्य हैं, और अगर हम आज के बच्चों के स्वास्थ्य को अनदेखा करेंगे तो हम अपने जो भविष्य, आने वाले जो भविष्य हैं उनको अंधकार में करेंगे। आज हम पूरी तरीके से पैकेट डिब्बा बंद फूड पे डिपेंड हो चुके हैं। हमारे पास जानकारियां तो हैं, उन जानकारियों के साथ साथ हमारे पास कई ऐसे साधन भी उपलब्ध हैं कि जिनका हम समुचित उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों को सुबह उठते हैं तो हम एक रेडी टू यूज़, जैसे ब्रेड में बटर लगा करके उनको दे दिए, और जैसे पैकेट के जो दलिया आते हैं वो दे दिए। ये पूर्णतः गलत है। हमारे पास जानकारी है, जैसे हम दलिया, जैसे मक्के की दलिया हम बना सकते हैं, मक्के की खीर हम बच्चों को डाइट में दे सकते हैं। ब्रेड की जगह हम जो घर की चपातियाँ होती हैं उसमें हम घी और हल्का सा इसमें नमक वगैरह लगा करके बच्चों को दे सकते हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और उनके विकास के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में देंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे पास हम कई जगह से हम ये देखते हैं कि आज जो महिलाएं वो किचन में अपना जो समय है वो ज़्यादा नहीं देना चाहती हैं, तो इसलिए हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है बच्चों की जो रुचि है उसमें देना है। और बच्चे क्या चीज़ को क्या प्रेफर करते हैं। बच्चे आजकल डिब्बा बंद है, जैसे ये आपके फूड पैकेजिंग, जैसे जो बंद वाली चीज़ें होती हैं उनको खाना, लेकिन हमें अपनी जानकारी का उसमें लगा करके बच्चों को ऐसी चीज़ें देनी है कि जो उनके स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक रहें। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। जाना आपने कि महिलाएं कैसे एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ रही हैं और सफलता हासिल कर रही हैं। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ।
राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आइए हमारे सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाते हैं राजस्थान की सुनीता शानू से। किस तरह से उन्होंने सफलता हासिल की है, आइए उन्हीं से जानते हैं और उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जान लेते हैं कैसी रही है उनकी सफलता की दास्तान। राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए तो जाना ही जाता है, अपनी शौर्य गाथाओं के लिए भी पूरे देश में उसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। सुनीता शानू का जन्म राजस्थान के पिलानी शहर के एक छोटे से गांव में 6 अगस्त 1970 को हुआ था। बचपन से ही सुनीता ने अपने माता पिता को परेशानियों से जूझता हुआ देखा था। एक दुर्घटना में इनके पिता की आंखें चली गई, जिसके कारण इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुनीता के पिता खेती किया करते थे, लेकिन आंखें चली जाने के बाद वो लाचार हो चुके थे। सुनीता शानू के जीवन का संघर्ष यहीं से शुरू हो गया। इनके माता पिता को सुनीता से काफी उम्मीदें थी। बचपन से ही सुनीता घर के काम में निपुण तो थी ही, साथ ही पढ़ाई में भी रुचि रखती थी। इन्होंने बीएससी गृह विज्ञान किया और जीवन को एक नया अर्थ देने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए वो जिंदगी की जद्दोजहद में शामिल हो गई। सुनीता शानू के ससुराल में भी खेती बाड़ी हुआ करती थी और उनके पति भी खेतों में काम करते थे। लेकिन शादी के बाद वो दोनों कुछ नया करने के उद्देश्य से दिल्ली चले आए। यहाँ आने के बाद भी उन्हें छोटे छोटे काम ही मिल रहे थे। आर्थिक मजबूरी को दूर करने के लिए सुनीता और उनके पति ने अपना व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने चाय का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। बस 5 किलो चाय पत्ती लेकर पति पत्नी उस काम में जुट गए। धीरे धीरे उनका ये चाय व्यवसाय आगे बढ़ गया। विकास का पौधा अंकुरित होने लगा। सुनीता शानू का ये चाय व्यवसाय चलने लगा। उनके इस व्यवसाय को नया आकाश मिलने लगा। व्यवसाय आगे बढ़ने लगा और फिर क्या था, सुनीता शानू कामयाबी की राह पर आगे चलने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनका मजाक उड़ाने वाले लोग, उन्हें कमजोर समझने वाले, उनसे ही प्रेरणा लेने लगे। धीरे धीरे उनका ये व्यवसाय इतना बढ़ गया कि उनके इस व्यवसाय से दूसरी महिलाएं भी जुड़ने लगी। सुनीता शानू टी बोर्ड की सदस्य बन गई। देश के तमाम टी बागानों से वो चाय खरीदने लगी। सुनीता शानू ने जब देखा कि उनका ये व्यवसाय काफी आगे बढ़ गया है, तो उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। साथ ही अपनी इस चाय फैक्ट्री का नाम सुनीता सप्लायर्स रख दिया। इन्होंने कुछ वर्कर्स भी अपने काम के लिए रखे। आज सुनीता शानू सफल उद्यमी है। उनकी चाय का बिजनेस देश और विदेश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। इनके यहाँ बनी फ्लेवर टी जैसे ग्रीन और व्हाइट की मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। सुनीता शानू ने जो कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे उनकी खुद की गई दिन रात की मेहनत है। उनका मानना है कि देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए महिलाओं का विकास बहुत जरूरी है। इनके फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं इनसे बेहद प्रभावित हैं और वो भी सुनीता शानू की तरह कामयाब होने की राह पर अग्रसर हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उन लोगों के लिए चलाई गई है जो मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं। जी हाँ, ये एक उभरता हुआ व्यवसाय है और साथ ही साथ अच्छा मुनाफा दिलवाने वाला व्यवसाय है। किस तरह से इस योजना से इस क्षेत्र में आ रहा है बदलाव, आइए जानें। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं, यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक अहम जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही बता दें ईमेल कर सकते हैं आप हमें, ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आप सबका अपनी छत पे स्वागत करती हूँ।